प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके लिए 5वां लेसन कराएंगे कि जब लोगों ने विद्रोह किया। जब लोगों ने विद्रोह किया। तो ये अध्याय 5 ये इतिहास के अंतर्गत है। 5 तो देखिए बच्चों, 1857 का जो विद्रोह है, इससे आप पूर्व विदित होंगे कि 1857 रिवॉल्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन करप्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. British government's arrival in India in 16th century, the charter of James Pratham in 15 years and trades in East India Company. East India Company, the main purpose of India is trading, and after some time, the East India Companies, the involved of Indian politics and administrations, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में जब यहाँ पर 16वीं शताब्दी में भारत में आई, तो उसका मेन पर्पस जो ट्रेडिंग यानी व्यापार था, लेकिन वो कुछ समय बाद वो भारत के प्रशासन में इन्वॉल्व होने लगी, यानी इंटरफेयर करने लगी, भारत की राजनीतिक प्रणाली को इफेक्टेड करने लगी। तो जो मेन पर्पस था, उस पर्पस से अलग हटकर ब्रिटिश सरकार भारत में एक अपना साम्राज्यवादी रूप प्रकट करने लगी, यानी व्यापार के रूप को हस्तांतरित करके उसने भारत में अपना असली चेहरा यानी राजनीतिक रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। और वो उसका प्रारंभ माना जाता है जो यहाँ से जो द बैटल ऑफ प्लासी द एंड नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, द प्लासी बैटल ऑफ इंडिया इज 1757 in Plassey in Bengal. The Nawab of the Bengal and the Siraj-ud-Dौla. तो 1857 रिवॉल्ट की जो फैक्टर्स, जो रीजन थे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीति में जो खोट था, उसके वजह ही 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए करना पड़ा। द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन इंडिया इन 1857 रिवॉल्ट, जब 1857 का विद्रोह, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इन इंडिया, the historian of V.D. Savarkar, the first revolt in India independent, ये भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम था। द फर्स्ट फाइट ऑफ फ्रीडम, 1857 का विद्रोह के लिए जो फैक्ट रीजन थे वो मिलिट्री रीजन and political region and economic region and religious region and culture region and immediately region. immediately region जो था वो चर्बी वाले कारतूसों के लिए था, कि जो मुंह से जो चर्बी वाले जो कारतूस होते थे उसको मुंह से काटा जाता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इससे भारतीयों का धर्म विरुद्ध करना था।
तो इमीडिएटली कारण में जो विद्रोह का जो इमीडिएटली कारण था, तत्कालीन कारण था, वो ये था कि उन जो कारतूस होते थे, जो एनफील्ड राइफल जो थी, उसके डालने के लिए मुंह से काटा जाता था, जिससे भारतीयों का धर्म विरोध होता था। तो ये इमीडिएट रीजन था। इकोनॉमिक रीजन क्या था? जो इकोनॉमिक रीजन था रिवोल्ट का, जो 1870 रिवोल्ट था, वो इकोनॉमिक रीजन में माना जाता, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक के जो उसका जो ब्लो हो गई थी, क्योंकि जितना भी भारत का जो वेल्थ था वो ब्रिटिश उसमें जा रहा था, ब्रिटिश सरकार को जा रहा था। यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका एक्सपोर्ट करती थी, उस माल का एक्सपोर्ट करती थी, निर्यात करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से निर्यात ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो माल था वो भारत से कच्चा माल तैयार करके लेकर और उसको पक्का करके वो भेज दिया जाता था, और वही माल फिर इंडिया में दोबारा आ जाता था और ऊंचे दामों में बिकता था। R.C. Dutt, the historian of R.C. Dutt in India in 1901, wrote the book of economic, the theory of economic, and Dadabhai Nauroji wrote the book of Unbritish Rule in India, the first book of economic के बारे में जो प्रथम बुक जो थी आर्थिक सिद्धांत, सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने ये बताया था कि भारतीय धन का अपवहन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, और इस धन के अपवहन से भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है। तो भारत की गरीबी का जो मेन कारण था वो इकोनॉमिक था। ब्रिटिश गवर्नमेंट कि यहाँ से जो भी धन था वो ब्रिटिश सरकार के उसमें जा रहा था, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जो इकोनॉमिक नीति थी वो सबसे ज़्यादा रहती। दूसरा रीजन पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन क्या था कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हावी थी और उसके राजकार्य में इंटरफेयर करती थी। और इसके अंतर्गत द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी, इसमें राज झड़प नीति यानी पॉलिटिकल रीजन के अंतर्गत भारत के जो राज्य थे उनका किडनैप कर लिया जाता था, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत मिला लिया जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंपीरियलिज्म पॉलिसी जो थी, कॉलोनियलिज्म पॉलिसी जो थी, वो उसके लिए 1857 रिवॉल्ट के लिए इज वेरी रेस्पॉन्सिबल, और इसलिए उसकी जो पॉलिसी थी और ये चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी की राज झड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी एक इंपीरियलिज्म एम्पायर था, ब्रिटिश गवर्नर था, उसको जो इंडिया में जो भेजा गया था
उसका मेन पर्पज ही ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत मिला लेना चाहिए। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो भारतीय लाइक नहीं करते थे ऐसी पॉलिसी को। भारतीय ऐसी इस नीतियों का इनके अगेंस्ट में रहते थे, विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी गवर्नमेंट भारत के घरेलू मामलों में, भारत के राजनीतिक मामलों में, भारत के प्रशासनिक मामलों में आकर हस्तक्षेप करे। तो इस पॉलिसी से जो ब्रिटिश सरकार की जो जनता थी, भारत की जो जनता थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारनामों से दुखी थी। ऐसे कारनामों को समाप्त करने के लिए यूनिटी की आवश्यकता थी और उस यूनिटी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सफाया किया जा सकता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता था, उसको एबॉलिश किया जा सकता था, उसको धराशायी किया जा सकता था, उसको नाकाम किया जा सकता था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को करारा झटका लगाने के लिए भारत ने मिलकर 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किया और उसका प्रारंभ ऐसा हुआ कि एक बार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट धराशायी हो गई, यानी वो डिक्लाइन के कगार पर पहुंच गई थी। वो उसका पतन निश्चित था, लेकिन समय का तकाजा था। उस समय की परिस्थिति थी कि भारत के कुछ राजा जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पाले में चले गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियों को अपनाने लगे और ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए थे और उनको एक स्वार्थ की भावना उनके अंदर पैदा हो गई थी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजाओं को अपनी ओर मिला लिया था, जिसमें जो महाराष्ट्र के जो मराठे थे उनको लोभ दे दिया था ब्रिटिश सरकार ने, और भारत के जो महान जो मराठा शासक थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल में फंस गए थे और उस फंसने के बाद वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल से नहीं निकल पाए और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनको क्रांति से अलग कर दिया और जो कुछ जो सदस्य नेता थे उनको उन्होंने समूल रूप से नष्ट कर दिया, जिसमें त्यात्ता टोपे, नाना साहब, झांसी की रानी, अहमदुल्ला, लियाकत अली, मनीराम दत्ता, कौशल सिंह, ठाकुर कौशल सिंह, ऐसे महान नेता थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको परास्त कर दिया था। तो अगर ये जितने भी जो दक्षिण भारत के जो राजा थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहायता न देते तो आज का इतिहास कुछ अलग इतिहास होता और आज कुछ दूसरा ही पढ़ रहे होते। तो ये उस समय की स्वार्थ की भावना थी जो ब्रिटिश सरकार की जो उनके कारनामों में फंस गए थे, जिससे कि आगे आने वाले समय में उन्होंने ऐसा धोखा, ऐसा विश्वासघात भारतीयों के साथ किया जिसके नाम लेने में भी एक संकोच होता है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियां थीं वो फुल इन फुल रेस्पॉन्सिबल थी ब्रिटिश जो 1815 रिवॉल्ट के लिए। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो मैनुअली रीजन था 1857 के विद्रोह के अलावा वो सब्सिडरी अलायंस ये होती है सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी? सब्सिडी अलायंस बोलते हैं इसके लिए। सहायक संधि में जो महत्वपूर्ण बात थी ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा चलाई गई। लॉर्ड वेलेजली
लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली कौन थे? ये ब्रिटिश सरकार के अधीन गवर्नर थे और ब्रिटिश भारत में गवर्नर थे। इन्होंने एक सब्सिडी अलायंस चलाई। इसका अर्थ होता है कि जो भारतीय राजा थे उनके दरबार में अंग्रेज एक सेना की टुकड़ी रखते थे, एक सैनिक टुकड़ी, और उस टुकड़ी का खर्च जो था वो राजा को स्पेंड करना पड़ता था, वहन करना पड़ता था। उसका खर्च जो है खुद राजा वहन करता था। राजा को उस चार दीवारी से बाहर नहीं जाना होता था। उस चार दीवारी के जहाँ सैनिक टुकड़ी रहती थी उस सैनिक टुकड़ी के अंदर ही रहना पड़ता था, और ना ही किसी से बात कर सकता, ना किसी संधि कर सकता और किसी बाह्य राजा से, और वो उसी में वो कूप मंडूप बनकर उसी में रहता था। और उस पर ये संधि लॉर्ड वेलेजली ने लाद दी गई थी। सबसे पहले जो संधि थी वो अवध के नवाब से की गई, दूसरी संधि हैदराबाद के निजाम से की गई थी। इस प्रकार झांसी, अवध, हैदराबाद आदि राज्यों को 17 इन संधियों में बांध दिया गया था। तो जितने भी भारतीय राजा थे वो संधि के अंदर ही रह गए और वो कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार की कुघात नीति से भारतीय राजाओं का निकलना इम्पॉसिबल हो गया। तो ऐसी निकलने के लिए ब्रिटिश सरकार के लिए इनसे निजात पाने के लिए भारतीय जनता ने रिवॉल्ट किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सहायक संधि भी इतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती, इतनी ही विरोधी थी जितनी कि लॉर्ड डलहौजी की राज झड़पनी थी। यानी इन सब कारनामों के कारण एक जो चिंगारी भारत में सुलग रही थी, और वो चिंगारी 10 मई 1857 में मेरठ से प्रारंभ हो गई, मेरठ से, और 12 मई को मेरठ के सैनिक दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आकर के उन्होंने 1857 में जो अंतिम मुग़ल शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता चुना। बहादुर शाह ने पहले तो मना किया कि मेरी एज जो 70+ है और मैं ये लीडरशिप नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरठ के सभी सैनिकों ने बहादुर शाह को मना लिया और मनाने का उनके ऊपर ताज रख दिया कि आप हमारे एक लीडर हैं। तो इस प्रकार से बहादुर शाह जफर जो था, जो अंतिम मुग़ल शासक था, वो 1857 के विद्रोह का एक लीडरशिप करने वाला, एक नेतृत्व करने वाला महान व्यक्ति को दे दिया गया था। इनकी पत्नी का नाम जीनत महल था, उन्होंने भी उसकी बागडोर संभाली। तो इस प्रकार से 10 मई 1857 से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है और ये विद्रोह पूरे भारत में फैल जाता है। तो इस विद्रोह की जो लपटें थीं वो नियरेस्ट कंट्री पर भी जा रही थी और पूरा विश्व देख रहा था इस चीज़ के लिए कि जो ब्रिटिश सरकार के जो कारनामे थे और कारनामों का जो राज था वो खुल गया, और उस राज को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता ने एक यूनिटी में आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्रांति प्रारंभ कर दी। तो ये क्रांति सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं, ये क्रांति के क्षेत्र जो थे वो कई भाग थे। मैं ये बताता हूँ कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था, उस विद्रोह के कौन कौन से लीडर थे, किस प्रकार से ये विद्रोह भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। और उसे क्रांति, वैसे तो क्रांति ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव को हिला दिया, लेकिन लास्ट में विद्रोह असफल हुआ।
तो इस 1857 के विद्रोह के जो केंद्र थे वो बताता हूँ मैं कि विद्रोह के केंद्र इसमें दिल्ली, राजस्थान, मेरठ, आगरा, बरेली, और अवध, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आरा, ये बिहार में है, असम, उड़ीसा, बरेली, तो उड़ीसा, मेरठ। तो इस प्रकार से ये 1857 के विद्रोह के केंद्र थे और 1857 का विद्रोह इन केंद्रों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इनके खिलाफ आ गई थी। अब मैं आपके लिए 1857 के जो नेता थे, यानी 1857 के किन किन नेताओं ने भाग लिया था, उस चीज़ को बताता हूँ। सत्तावन विद्रोह के नेता कौन थे? नंबर 1 कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, तीसरा तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई छठा, रानी लक्ष्मीबाई, मनीराम दत्ता, राम दत्ता, ठाकुर कौशल सिंह, कौशल सिंह, आठवां वक्त खान, जीनत महल, अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, कदम सिंह, कदम सिंह, हजरत महल, हजरत महल,
हजरत महल तो इस प्रकार से 1800 विद्रोह के ये महान नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींव को हिला दिया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ को खोखला कर दिया था। लेकिन अंत में ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियों नीतियों के कारण और भारतीयों के कुछ नेताओं द्वारा राजाओं द्वारा 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ देने से ब्रिटिश 1857 के विद्रोह की जो पृष्ठभूमि थी कुछ बदल चुकी थी। यानी ब्रिटिश सरकार की इन ऐसी हरकत नीतियों के कारण भारतीयों ने उनके पक्ष में निर्णय लेना प्रारंभ कर लिया था, जिसके कारण विद्रोह असफल हो गया था। तो 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर था और एक स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। इस आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मक दो पार्ट देखा जाता है वो है कि इस 1857 के विद्रोह ने आगे आने वाले विद्रोह की एक रणनीति, एक पृष्ठभूमि, एक प्रेरणा, एक मोटिवेशन देने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। और इस आंदोलन का जो एक महत्वपूर्ण पार्ट, एक सराहनीय कदम था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आगे आने वाले जितने भी कार्य थे वो सोच विचार कर किए। और इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इससे एक सीख ली कि उन्होंने जो भी कार्य किए थे उसमें नरमी बरतनी प्रारंभ कर दी गई थी। जो 1857 का जो एक्ट था, जो एक चार्टर एक्ट जो उन्होंने प्रारंभ किए, लागू किया, उसमें कुछ ऐसे सकारात्मक परिणाम देखने को मिले जो भारतीयों के हित के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उन्होंने देख लिया कि किसी भी समय राजाओं को ज़्यादा समय तक उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते हैं। आखिर उनके साथ एक नरमी और एक संधि और उनके साथ एक कॉपरेशन का एनवायरनमेंट तैयार करके ही उनके साथ कुछ किया जा सकता है। तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच एक तालमेल, एक समन्वय, कॉपरेशन के रूप में एक नई आगाज़, एक नया अंदाज़ा इस क्रांति ने प्रारंभ किया। और एक नए कदम को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को एक नई हिदायतें, एक नई सकारात्मक, एक नई राजनीतिक उपनिवेशवाद की जो समाप्ति वो पूर्ण रूप से तो नहीं की, लेकिन उपनिवेशवाद में, साम्राज्यवाद में, कॉलोनिज्म में, इम्पीरियलिज्म में एक ट्रांसफरेशन, एक परिवर्तन किया। और उस परिवर्तन का ये परिणाम निकला कि ब्रिटिश सरकार ने सैन्य क्षेत्र में भारतीयों को रियायत दी, इकोनॉमिक क्षेत्र में भारतीयों को रियायत दी और उनके जो राज्य हड़प नीति थी वो बंद कर दी और संधि जो राजाओं को की जाती वो भी बंद की। तो इस प्रकार से ये विद्रोह भारतीय इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे इसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।